So, hello, class 8 students. Welcoming you all back to your chapter that is the colonial era in India. तो हमने पिछली क्लास में that was our episode number 9 sorry episode number 8. तो उसमें हमने चेंजिंग लैंडस्केप शुरू किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे धीरे धीरे करके जो आपका इंडियन लैंडस्केप था धीरे धीरे बदला, राइट। तो पहले हमने देखा था कि जितनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज थी, जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी, वो सारी धीरे धीरे करके ठप होने लगी, राइट। एंड आई एम सो सॉरी। देन जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स थे, जैसे कि आपका लोकल गवर्नमेंट विलेज काउंसिल वगैरह, उनको डिसमेंटल या उनको ऑर्गेनाइज उनको एज एन हटा दिया, राइट। अब हम उसके आगे का पढ़ते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन क्रिएटिंग ब्राउन इंग्लिश मैन। तो यहाँ पे जो एजुकेशन था वो एक बहुत बड़ा टूल बना, देखने कैसे। So education became a powerful tool for the creation of a class of Indians who would serve British interest. मतलब कि सॉरी अगेन, मतलब कि जो एजुकेशन था वो बहुत ही एज एन पावरफुल टूल था, जिससे कि वो कैसे इंडियंस की क्लास बना सकते हैं जो कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट, जो ब्रिटिश लोग चाहिए, जो ब्रिटिश लोग करवाना चाहते हैं, एज एन दे फुलफिल देयर ऑल नीड्स। तो उनको ऐसी क्लास, मतलब ऐसा एज एन एजुकेशन, तो ऐसी पढ़ाई करवाओ, ऐसी चीजें कराओ ताकि वो ब्रिटिश को ही सर्व करे, राइट। So they say in earlier centuries, India has diverse education traditions, pathshalas, madrasas, viharas, and many form of apprenticeship learning, है ना। पहले जमानों में, पहले कुछ सालों में वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन ट्रेडिशंस थे, जैसे पाठशाला, मदरसे, विहार, ये सब, जो कि बहुत सारा अप्रेंटिसशिप लर्निंग के बहुत अलग अलग तरीके और भी थे। और ऐसे एजुकेशनल ट्रेडिशंस थे जो कि हम लोग बहुत पुरानों से फॉलो करते आ रहे थे, राइट। Now these institutions transmit not only practical knowledge but also cultural values and tradition. अब जो practical knowledge या education हमें as in our that course या उसमें ही नहीं देते, but ये also हमें cultural values या tradition ये सब भी सिखाते हैं, rather than religiously as in culturally as in respectfully, सारी चीजों में, सारे terms में, right। Even in the early 19th century, British reported hundreds and thousands of village schools across India. तो मतलब कि ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ विलेज स्कूल थे इंडिया में, राइट। लाइक फॉर 1 lakh to 1,50,000 of them in Bihar and sorry in Bengal and Bihar up to 1830, ठीक है, इतने थे। Where young natives are taught reading, writing and arithmetic upon a system so economical at the same time so simple and efficient, यानी कि उनको नेटिव्स को रीडिंग करना, राइटिंग करना, अरिथमेटिक मींस मैथ्स एंड ऑल, ये सब सिखाते थे। दैट इज इकोनॉमिकली, मतलब बहुत कम पैसों में, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, कि उनके पास असर भी पड़ता था, राइट। Now, what happened was a sharp turning point in India's educational history was marked by the notorious 1835 Minute on Indian Education of a British historian and politician Thomas B. Macaulay. मतलब एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया कि इंडिया की एजुकेशनल हिस्ट्री में, आजन कैसे कि लाइक उनका एक नोटोरियस वर्क था 1835 का, दैट वाज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन प्रोफेशनल्स में। तो उन्होंने क्या लिखा, in it although he admitted that he had no knowledge of either Sanskrit or Arabic, he expressed his conviction that European knowledge was vastly superior to India's. तो मतलब उसमें उनको उन्होंने एडमिट किया था कि उनको कोई नॉलेज नहीं है संस्कृत की या अरेबिक की, बट देन ऑल्सो उन्होंने कन्विक्शन मार ली कि जो यूरोपियन नॉलेज है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है इंडियन से, इंडिया नॉलेज से, राइट। उन्होंने लिखा, आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम ओरिएंटलिस्ट who could deny that a single shelf of a good European book was worth the whole native literature of India and Arabic। मतलब कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक ऐसा बंदा भी नहीं ढूंढा इन सब में जो इसे डिनाई कर दे कि वहाँ पे कोई सिंगल शेल्फ जो यूरोपियन लाइब्रेरी की वो पूरी की पूरी उसमें के काबिल है, मतलब कि जो पूरा नेटिव लिटरेचर था इंडिया का, अरेबिक का, उसके काबिल एक सिर्फ सिंगल शेल्फ है यूरोपियन लाइब्रेरी की, राइट। Indians therefore needed professional education whose objective would be to create a class of Indian who would be इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इन ओपिनियन एंड मोरल्स एंड इंटेलेक्चुअल। मतलब कि अब जो इसी का फायदा उठाते हो काइंड ऑफ इंडियंस थे, उनका मतलब इंडियंस को, मतलब कि उनको उन्होंने सोचा कि इंडियंस को ब्रिटिश एजुकेशन की जरूरत है। और ब्रिटिश एजुकेशन कैसे, कि वो ऐसे लोगों की क्लासेस करेंगे, ऐसे उन सबकी करेंगे जिनका खून और जिनका रंग तो इंडियन ही होगा, बट उनका टेस्ट, उनका कोई ओपिनियन, उनका कोई आइडिया, उनके कोई मोराल, उनका सारा कुछ, वो सारा कुछ इंग्लिश हो जाएगा, राइट। दे वुड बी हैविंग द माइंडसेट एंड एवरीथिंग
them like of Britishers, right? इसमें Orientalist एक word था. तो Orientalist क्या होता है? Largely obsolete term to designate a scholar of the Orient, that is regions from West Asia to the Far East. In India, originalists, now Indologists, were often scholars of Sanskrit, Pali, Persian, and other languages. मतलब इन सबके scholars जो होते हैं language के, although a few prominent British Orientalists argue that Indian students should be left to study in their own language. मतलब बहुत सारे जो prominent British like scholars वगैरह थे, उन्होंने ये बहुत आर्ग्यू किया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो उनकी खुद की लैंग्वेज में होनी चाहिए. McCall policy gained the upper hand and India's traditional schools slowly disappeared, while English became a language of prestige associated with the colonial master, resulting in lasting divisions in India's society between Indian English educated elites and the masses. मतलब कि अब जो मैकलाउ की पॉलिसी थी, मैकलू मैकलाउ मैकले सॉरी मैकले की पॉलिसी थी, उसमें ऊपर वो ज्यादा आ गया कि जो ये है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल स्कूल धीरे धीरे डिसअपियर हो रहे थे, और जो इंग्लिश था वो धीरे धीरे एक लैंग्वेज बन रहा था प्रेस्टीज का, है ना, एज इन बहुत ही ऊपर वाले लोग बोलते हैं इंग्लिश, ऐसे ऐसे वाले, वो ज्यादातर एसोसिएट किससे जाती जाती थी, कॉलोनियल मास्टर्स थे वो, है ना. तो इसीलिए वो क्या रिजल्ट हुआ, क्योंकि इसीलिए उससे क्या रिजल्ट हुआ कि जो बड़े लोग हैं, जो एलाइट लोग हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, और बाकी लोग तो ऐसा ऐसे, तो वैसे फिर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, ऐसे डिविजन हो गया इंडियन सोसाइटी का बिटवीन English educated elites and the masses, right? Now what happened was the new education system served multiple colonial objectives. अब जो नया एजुकेशन सिस्टम था, अब जो नया उन्होंने ये चीजें बनाई, जो चीजें हुई, उसके बाद में दे थॉट व्हाट कि हम इसको एज एन थोड़ा जो कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स को एज एन थोड़े उसके उससे हक में जाएंगे, तो ऐसा कुछ वो एजुकेशन सिस्टम बनाया उन्होंने, ताकि जिनको वो पढ़ा रहे हैं उनसे उनका भी बहुत फायदा हो, राइट. It created a pool of Indian clerks and minor officials who could staff the lower ranks of the colonial administration at a fraction of the cost of British personnel. मतलब कि उन्होंने फिर क्या किया, उससे जो इंडियन क्लर्क्स निकले, है ना, कुछ ऐसे छोटे मोटे ऑफिशियल्स निकले, जो कि एज इन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की उनके एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनीज के एडमिनिस्ट्रेशन के कोई नीचे नीचे रैंक में, नीचे नीचे पोजीशंस में लग जाए, राइट. मींस अब वो इसमें उनको लगाने का क्या फायदा, क्योंकि अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर या कोई ब्रिटिश बंदा कोई लगेगा उस पोजीशन में, तो दे वुड बी आस्किंग अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे वो लेंगे. अब उन्हीं की सैलरी का बहुत फ्रैक्शन, यानी कि वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ, इतना बहुत कम कम पैसे लेते थे. एंड दीज ऑफिशियल्स, इंडियन ऑफिशियल्स आर ओके विद दैट, मतलब जो पढ़े लिखे होते थे. तो उसकी जगह में मतलब कि क्योंकि देखो, जो ब्रिटिश लोग जितने पैसे ले रहे हैं, अब उनको वो काम उनसे मिल रहा है, अब जो इंडियन लोग थे वो भी इनको ऑफिशियल में रख के काम को उनको भी इससे मिल रहा है, लेकिन वो उनको कम पैसा पे कर लेते थे. लेकिन वही अगर अब वो ब्रिटिश के साथ करते तो ब्रिटिश कोई बंदा होता उस पोजिशन में नहीं मानता. तो दैट इज वाई उन्होंने कम कॉस्ट, अपनी कॉस्ट बचाने में, जो एक ब्रिटिश पर्सनल की जो उसमें पोजिशन में लगेगा, वो ज्यादा पैसे लेगा, ज्यादा सैलरी लेगा, तो उससे बचाने में दे डिड व्हाट वाज, उन्होंने इन सबको करा जो कि आपके कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स को एक फुलफिल करे, राइट. सेकंड चीज क्या करी इन्होंने, it also sidelined traditional sources of knowledge and authority, creating generation of Indian disconnected from their own cultural heritage. मतलब कि पहले पाठशाला मदरसे ये सब बढ़ाते थे, जिसमें सिर्फ सिर्फ नॉलेज के साथ साथ आपका कल्चर ट्रेडिशन ये सब भी मिलता था. और उन्होंने धीरे धीरे जितने भी ये ट्रेडिशनल सोर्सेस थे ना नॉलेज के, ये सब चीजों के, उन्होंने धीरे धीरे उसको हटा दिया, है ना. पहले साइडलाइन 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 करते रहे उसको, एंड इससे धीरे धीरे जितनी और जनरेशन आई इंडियंस की, जितनी आगे पीछे आगे और आई जनरेशन, वो धीरे धीरे अपनी खुद की लैंग्वेज, अपने खुद के कल्चर के खुद के ट्रेडिशन से, अपने खुद के कल्चरल हेरिटेज से दूर जाते गए, right? So they went disconnected, right? So there is a question here. Think about it. What exactly did Macaulay mean when he wrote that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia? And why should he want to make Indians English in taste and opinions and in morals and in intellectual as well? How does this relate to the civilizing mission mentioned at the start of the chapter? So let us see. So first of all, उसने मैकेलाउ ने बोला था कि a single shelf of good European library was worth the whole native literature of Indian Arabic, right? So मैकेलाउ जो थे, मैकेले बिलीव ये करते थे कि जो यूरोपियन नॉलेज थी, लिटरेचर थी, साइंस एजुकेशन थी, वो आपकी जो इधर इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज है उससे बहुत ऊपर थी. इसलिए उसकी जो ये स्टेटमेंट थी वो काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट थी हमारी इंडियन लिटरेचर, लैंग्वेज, कल्चर के प्रति, है ना.
तो यह था। तो ये यहाँ पे लिखा दैट ही बिलीव दैट यूरोपियन नॉलेज लिटरेचर साइंस एंड एजुकेशन was superior to the traditional knowledge of India and Arabic, and her statement showed his disrespect for Indian languages, literature, and culture. Right? If I talk about more, then there is another question that why did he want Indians to become English in taste, opinions, moral, and intellect? So he wanted to educate Indians in English so that they would think like the British. वो educate उसको English Indians को English में इसलिए करना चाहता है कि वो ब्रिटिश की तरह सोचे, support British rule यानी कि जो ब्रिटिश रूल है उसे support करें, works as clerk and official in the colonial administration, ये मैंने भी बताया कि वो उनको एज एन छोटे छोटे रैंक्स में क्लर्क्स में ऑफिशियल्स में छोटे रैंक में उसमें दे देते थे नौकरी, उनका सैलरी बचती थी, एक्सेप्ट ब्रिटिश वैल्यूज एंड कल्चर, जो उनका कल्चर था ब्रिटिशर्स का वो अपनाए, became loyal servants of British Empire, यानी कि वो उसके ब्रिटिश एम्पायर के कलोनियल रूल के एकदम काइंड ऑफ सर्वेंट्स बन जाए, लॉयल सर्वेंट्स बन जाए, राइट। आगे देयर इज एन आल्सो क्वेश्चन दैट इसी का ही कि वो इतना क्यों चाहते थे, आगे हम देखें तो उसकी जो एजुकेशन पॉलिसी ज्यादातर ये से थी कि वो जितने भी लोग बने इंडियंस बने तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को वो करे एंड ऑल्सो मतलब कि उनकी हेल्प आउट करे, उनकी मदद करें अगर उनके काम आए, और जो बाकी जो ट्रेडिशनल इंडिया है उससे दूर रहे, राइट। दैट इज व्हाई हिज एजुकेशन पॉलिसी एम्ड टू क्रिएट a class of Indians who would help the British govern India while remaining disconnected from their own cultural heritage. This policy was closely linked to Britain's so-called civilizing mission, which claimed that British culture was superior. Right. Next is reshaping economic structures to serve imperial needs. मतलब उन्होंने economical structures को भी अलग से reshape करा. So let us see. The British transformed Indian economy from a self-sufficient agriculture system supplemented by craft and manufacture production into supplier of raw material for British industry and a market forced to buy British goods. मतलब कि जो एज एन हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एज एन सेल्फ सफिशिएंट यानी कि अपने आसपास का अपना जो एरिया जो है उसको इसके लिए एग्रीकल्चर सिस्टम बनना था और उसको कर रहे थे काम को, एज एन जो हमारा जो काम होता था एग्रीकल्चर का फार्मिंग का वो एज एन हमारे लिए सेल्फ सफिशिएंट था। बट जो ब्रिटिशर्स जब आए उन्होंने इसको एज एन क्या चेंज कर दिया, उन्होंने इसमें क्राफ्ट डाल दिया कि भैया मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डाल दी, और इसको एज एन बना दिया क्या कि जो रॉ प्रोडक्ट जो ब्रिटेन में जाते थे जो ब्रिटिश इंडस्ट्री में जाते थे उसका एज एन सप्लायर बना दिया, क्योंकि यहाँ से चीजें उठा के वो वहाँ पे भेजते थे, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लगा दी, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन लगा दी, तो चीजें यहाँ से बन के जाती थी कुछ वहाँ पे, यहाँ से या तो यहाँ से रॉ प्रोडक्ट सीधा जाते थे ब्रिटिश में, है ना। सेम वे जो यहाँ पर जो से ब्रिटिश इंडस्ट्री तक सामान जा रहा था वैसे ही ब्रिटिश गुड्स आ रहे थे आपके वहां से, है ना। तो यहाँ पर उनको बाय करने का एकदम फोर्स कराते हैं। Now, without going into much the technical details of this economic transformation, let us take the example of the construction of India's vast railway network, often cited as colonial blessing. अगर हम और कहीं जितना डिटेलिंग में ना जाए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, बट हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन हुई है ना इंडिया की एकदम इतनी बड़ी रेलवे नेटवर्क का, वो एक एग्जांपल है, एज एन colonial blessing भी कहते हैं। क्यों? While the railway did bring the people closer together and integrated India's internal market, it was designed primarily to move raw materials from the interior to ports for export and to distribute British manufactured goods throughout India. मतलब कि वैसे तो बहुत लोग कहेंगे कि वो लोगों को आसपास लाने के लिए, इधर से उधर लेकर जाने के लिए और इंटरनल मार्केट को इंटीग्रेट के लिए, बट वो प्राइमरी उसका मेन मोटिव ये था कि जो इंटीरियर था, जो जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, जहाँ से एग्रीकल्चर वगैरह हो रहा है, वहां से रॉ मटेरियल उठा के पोर्ट्स तक पहुंचाए एक्सपोर्ट वगैरह के लिए, और वो फिर आगे जाके ब्रिटिश अगर अपने जाए, और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ब्रिटिश को जाके जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है इंडिया के थ्रू आउट, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स थे तो जो भी गुड्स बना वहां वहां पे जा सके। तो मेन तो मोटिव ये था इसका, राइट। रेलवे रूट्स लार्जली इग्नोर्ड एग्जिस्टिंग ट्रेड पैटर्न्स टू सर्व कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब कि वो ज्यादातर जो रेलवे रूट्स थे जो थे ना वो इग्नोर करते थे जितने भी ट्रेड पैटर्न्स हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कॉलोनी के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करे, तो जितना ट्रेड वगैरह बाकी है वो जाए बाहर में, है ना। अनदर पर्पस वाज टू मूव आर्मीज क्विकली फ्रॉम कैंटोनमेंट इफ दे हैड अ फाइट एट अ डिस्टेंट रिबेलियन ऑफ वॉर। मतलब कि जो पीपल है, जो आर्मी है, नॉट पीपल, जो आर्मी है उनके लिए भी, इनको भी इधर से उधर जाने में आसानी हो, ज्यादा जल्दी जा पाए, दे डोंट हैव टू वेट फॉर मच टाइम एंड एवरीथिंग, राइट। उनके लिए भी ये सब बनाया गया। यहाँ पे आप देख रही होगी एक स्टीम लोकोमोटिव है मद्रास रेलवे की, है ना। So this is kind of that. Besides, the construction of India's railway was not a gift from the colonial rulers to India. Most of it was paid by Indian tax revenue, which means the Indian
funded infrastructure that primarily serve British strategic and commercial interests instead of being focused on serving the people's need. मतलब कि अगर हम ये कहें ना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया गिफ्ट था हमको, तो गिफ्ट नहीं था, क्योंकि कॉलोनियल रूलर्स ने इंडिया को उसको कैसे बनाया, उन हमारे जो इंडियन लोग थे वो टैक्स बनते थे, दे वर टैक्स पेयर, तो उस टैक्स रेवेन्यू से उसने पूरा वो बनाया उन्होंने। और जो ये इंडियन इंडियन ही मतलब फंड किया इन सबको, तो इंडियन फंडेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो कोई लोगों के इंडियंस के काम भी नहीं आ रहे थे उस टाइम के, है ना। वो फोकस किस पे था, वो जो ब्रिटिश के आसानी के लिए, ब्रिटिश के कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए, आर्मीज के लिए, ट्रेडिंग्स के लिए, इन सब के लिए वो यूज करते थे। तो उसमें तो किसी का ज्यादा किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा था, मतलब इंडियंस का तो कोई फायदा नहीं हो रहा था, ब्रिटिशर्स का ही फायदा हो रहा था, राइट। द सेम कैन बी सेड फॉर द टेलीग्राफ नेटवर्क। तो जैसे हमने रेलवे नेटवर्क का बताया, सेम वे जो टेलीग्राफ नेटवर्क था वो भी इसी से ऐसा था, राइट। इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ colonialism वर borne by इंडियन सब्जेक्ट, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी ना, वो भी इंडियन लोग ही, इंडियन सब्जेक्ट, इंडियन तरीके जो एयर टैक्स वगैरह ऐसे सही चीजों से उसकी भी भरती थी, राइट। मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काइंड ऑफ जो उनको सरकार चलाने की थोड़े बहुत पैसे देते थे, वो भी हम लोगों से ही वो वसूलते थे, काइंड ऑफ दैट इसका कहने का मतलब है। The colonial administrative apparatus, military installation and the lavish lifestyle of British official in India were all financed by Indian taxation। यानी कि जितनी भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी चीजें चाहिए, मिलिट्री के लिए चाहिए कोई चीज, तो कोई भी इनका जितना अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल था ब्रिटिश ऑफिशियल का इंडिया में, वो सारा कुछ कहाँ से फंड होता था, कहाँ से भरा जाता था, कहाँ से फाइनेंस होता था, इंडियन टैक्सेशन से, जो इंडियन लोग टैक्स भरते थे उससे। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इंडियन फंडेड देयर ओन सब्जुगेशन, यानी कि उन्होंने अपने ही काइंड ऑफ जो उनका नुकसान पहुंचा रहे थे, जो उनकी चीजें कर रहे थे, उन्होंने अपने उसको ही फंड कर रहे थे, राइट। दिस इज काइंड ऑफ व्हाट दिस लास्ट लाइन मींस, राइट। सब्जुगेशन का मतलब तो वही होता है, मतलब कि उनको एज एन किसी कंट्रोल में लेके आ रहे थे, मतलब कि उनका मतलब आप वो समझ रहे हैं ना, जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनको ही खुद के टैक्स मनी वगैरह मतलब वो उनको देना पड़ता था, काइंड ऑफ नॉट देयर विलिंगली गिवन, तो उनको देना पड़ता था, ये सब होता था, एंड दे वर लाइक पेइंग देम टू कंट्रोल देम काइंड ऑफ, राइट। So we'll move and forward with this early resistance movement in our next episode, next topic। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज की क्लास में इतना ही, और हमने ये वाला खत्म कर लिया है टॉपिक, ठीक है। इसमें हमने देखा कि कैसे कैसे उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि रेलवे और कैसे गुड्स वगैरह और आपके टेलीग्राफ नेटवर्क्स है ना, ये सब इसमें देखा हमने। देन वी हैव आल्सो सीन कैसे उन्होंने इंडियन एजुकेशन को बदला एंड ब्राउन इंग्लिशमैन निकाले उसमें से, ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर हटवाया, एज इन उसको चीज़ें को थोड़ा किया और इंडस्ट्रीज को हटवाया। ये पूरा का पूरा लैंडस्केप जो बदलवाया वो इसके दौरान में हुआ सब कुछ, वो इनका मतलब था। तो चेंजिंग लैंडस्केप हमने अपने पिछले एपिसोड और इस एपिसोड में खत्म कर दिया है, राइट। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट दिस थिंग, नेक्स्ट टॉपिक in our next upcoming video। तो तब तक के लिए bye bye you all, and we'll meet you very soon with a very next video। So bye bye and thank you all।